नमस्कार, मैं हूं अनिल गुप्ता। जेके न्यूज़ ब्रेक में आपका वेलकम है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आए दिन सरकार जो दावे कर रही थी कि जम्मू कश्मीर में मेडिकल की तरफ से किसी भी किस्म की कमी नहीं है, कोरोना से लड़ने के लिए पूरे जो सहूलियत है, जो पूरे इंतज़ाम है, पूरे किए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त उनके दावे जो हैं खोखले नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अभी अभी जो है मेडिकल कॉलेज में एक फरियादी ने अपनी फरियाद मीडिया कर्मियों के सामने लगाई कि उसके फादर की किस तरीके से हत्या की गई है, उनको मारा गया है क्योंकि वेंटिलेटर ना मिलने के कारण और ऑक्सीजन टाइम पे ना मिलने के कारण उसके फादर की डेथ हुई है। कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल प्रशासन है इसकी जवाबदेही देनी होगी। और एलजी सरकार जो मनोज सिन्हा जो कल सब डॉक्टरों की जो बड़े बड़े डॉक्टर सीनियर डॉक्टर्स की मीटिंग करने के बाद भी उन्होंने यही बोला था कि यहाँ पे किसी किस्म की कमी नहीं। लेकिन अब एलजी मनोज सिन्हा जी को भी इस बारे में एक बार सोचना होगा कि यहाँ पे किस किस्म की कमी है, लोगों को इतनी सहूलियत क्यों नहीं मिल रही है। हालांकि जब कोई वीवीआईपी वहाँ पे जाता है तो उसको पूरी सहूलियत दी जाती है, उसके लिए वेंटिलेटर भी खाली हो जाता है। लेकिन एक गरीब आदमी जब वहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँचता है उसको मरने के लिए घंटों छोड़ दिया जाता है, कोई डॉक्टर उसको चेक नहीं करता। अब देखना यह है कि इस न्यूज़ को देख के जो जम्मू कश्मीर सरकार है, जो जम्मू कश्मीर प्रशासन है, वो किस तरीके से इस चीज़ को संज्ञान में लेता है और किस तरीके से कार्रवाई करता है। अनिल गुप्ता, जम्मू। खानदान मेडिकल डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हुई कि मेरे फादर हमेशा 4-5 साल से उनको तकलीफ रहती है। जब भी उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है मैं उनको अस्पताल लेके आता हूँ। तो पिछले 5 साल से ये मैं तकलीफ दे रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो डॉक्टर लोग हैं या जो लोग काम करने वाले हैं, वो प्रॉपर ढंग से ट्रीट नहीं करते पेशेंट को। एज ए जैसे कसाई की तरह बिहेव करते हैं। ये हकीकत है, ये आप लोग भी अच्छे से जानते हो, मीडिया भी अच्छे से जानती है कि मैं झूठ ही बोल रहा हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब मुझे इस बात का पता चला, मैंने अपने फादर को, आप बिलीव करोगे, बिल्कुल फिट हो गए, उनको कोई प्रॉब्लम, मुझे टचवुड लगता ही नहीं है कि मैं पॉजिटिव हूँ। मैंने अपने आप को इतना एथ्रोमाइसिन, डॉक्सी, क्या क्या विटामिन सी, जिंक सब हमने पूरा रखा। मैं अपनी माँ के पाँव धो के पीऊंगा। आज हम 4 बंदे जो बचे ना, मेरी माँ की बदौलत, टाइम पे खाना, टाइम पे स्टीम, सब कुछ। लेकिन सबसे बड़ा दुख ये रहा कि जब मुझे ये लगा कि मुझे हॉस्पिटल जाके अपने फादर को बचाना, मैं पहुंचा, मेरा फादर मुझसे बात करता करता आया, हंसता आया। और जब वहां पहुंचा, उस औरत ने, जो डॉक्टर नहीं वहां पे बैठी है, बुरका वुरका ढक के बैठी है, इनको तो मैं बख्शूंगा नहीं। मैं तो घोरल साहब को सीधा बोलूंगा, घोरल साहब, अगर आपको अपनी सियासत में कोई बंदा चाहिए ना जो काम करने वाला, खड़ा करो एक बार मुझे। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लोगों को सेट करना है। मेरा नाम अजीत सिंह है। नहीं दिया गया वहाँ पर सर, डॉक्टर के सर रिस्पॉन्स, मतलब वो लोग जैसे कि अपने सिर से भला को टाल रहे थे। मतलब मुझे फील नहीं हुआ हकीकत में। सर मुझे एक चीज बताओ, आप मीडिया वाले हो, आपको अगर कोई प्रॉब्लम, अगर कुछ आपको कोई न्यूज मिलती है, क्या आप वहां दौड़ते हो? नहीं, आप जाते नहीं जाते। कोई मर गया कुछ, आप उसको कैप्चर करते नहीं करते, दुनिया तक बात पहुंचाते नहीं, क्योंकि आप अपना फर्ज को जानते हो कैसे निभाना है। ये आप अपने फर्ज को जानते हो। यही फर्ज अगर डॉक्टर लोग, उस औरत को अगर पता था कि ये 75 का एज का बंदा है, वो उधर कह भी रही है कि आप एक काम करो, आप इनको वहां लेके जाओ। यार, अब मेरे मुंह से गंदी गालियां के निकल रही हैं। उनको इतनी शर्म नहीं आई कि अगर बंदा ऑक्सीजन मिल जाए, वो ठीक हो जाएगा, तो तुम उसे ऑक्सीजन दो ना। अगर मैं सब मीडिया वालों को बोलता हूं, आप सब लोग सीडी अस्पताल जाओ, चेक करो कि ऑक्सीजन नहीं है। अगर ऑक्सीजन नहीं है, फिर मैं गलत हूं, फिर मैं माफी मांगता हूं। अगर ऑक्सीजन वहां है तो फिर उन लोगों ने ऑक्सीजन को प्रोवाइड क्यों नहीं किया? मतलब आपके फादर की डेथ ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से? मेरे फादर की डेथ जो हुई है एडमिनिस्ट्रेशन की, जो क्या बोलते हैं, गैर जिम्मेदारी की वजह से हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टरों की वजह से, डॉक्टर राजेश्वर की वजह से, ये जितने भी जो लोग वहां पर थे, जिन्होंने मुझे 1.5 घंटा वहां वेट कराया। उसके बाद जब मैं मेडिकल कॉलेज यहां पहुंचा, यहां पर भी मेरे को प्रॉपर ट्रीट नहीं किया गया। मैंने उनको बोला कि भाई, मेरे फादर, मैंने खुद बोला कि प्लीज कीप डिस्टेंस, डोंट कम टू मी, आई एम पॉजिटिव। मेरे फादर पॉजिटिव है, उनको ऑक्सीजन चाहिए, बट किसी ने वहां पर कोई अटेंड नहीं किया, किसी ने मेरी बात को नहीं सुना। कौन से हॉस्पिटल में? जी, जिस तरह आपने कहा कि आपको प्रॉपरली वहाँ पर देखा नहीं गया, बिल्कुल। क्या लगता है कि आप जो ट्रीटमेंट करवाने के लिए एक आम आदमी जा रहा है, क्या उसके ऊपर भी फेवरेटिज्म चलाया जा रहा है? सर, मैं आपको एक बात बोलूं, आज मैं आपको एक बड़ी ओपन सीधी बात बताता हूं। जहां मेरे फादर की डेथ हुई इस वार्ड में, उसके आगे अभी देखो, अभी जाओ आप मीडिया वाले, कुछ 4-5 पुलिस के अफसर बैठे हुए हैं। कोई शायद कोई पुलिस का कोई अफसर है वहां पर, वहाँ पूरी फुल प्रोटेक्शन है, वहाँ सब कुछ है, वहाँ जवान भी है, सब कुछ है। क्यों? क्योंकि कोई वो बड़ा आदमी है। एक गरीब आदमी के लिए, एक मिडिल क्लास आदमी के लिए हॉस्पिटल एक कसाई घर से कम नहीं है। सर, सबसे पहले कौन से हॉस्पिटल में गए थे? सीडी हॉस्पिटल में गए थे हम लोग सबसे पहले, और मुझे पूरा विश्वास था मेरा फादर ठीक हो जाना था 100%, क्योंकि मैं अपने फादर से बातें करता आया हूँ। जी, कोई सिम्टम्स भी नहीं था।
जब वो वहां पहुंचे, जब ऑक्सीजन उनका नहीं हुआ, गाड़ी बंद हो गई, डॉक्टर ने हमें लड़का के रखा, पहले कोई आया नहीं, आधा घंटा कम से कम 40 मिनट में खाली घूम रहा था। वहां पर ड्यूटी पे कोई नहीं था, ऑन ड्यूटी पे कोई नहीं था, ना डॉक्टर ना अटेंडेंट, कोई नहीं था। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ जिंदाबाद चीफ अकाउंट अफसर चीफ अकाउंट अफसर नमस्कार, मैं अमर मोमन, जनरल सेक्रेटरी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। जैसा कि सफाई कर्मचारियों को जो कोरोना वॉरियर का खिताब दिया गया है, आज देखिए 27 तारीख हो चुकी है, आज तक हमारे जो सफाई कर्मचारी एनजीओ वर्कर्स हैं उनकी आज तक सैलरी नहीं हो पाई है। लेकिन पिछले 7 तारीख से हेल्थ सेक्शन से जो बिल है वो सभी के सभी मूव हो चुके हैं अकाउंट सेक्शन में। लेकिन अकाउंट सेक्शन ने 7 तारीख से लेकर आज तक सिर्फ चीफ अकाउंट अफसर ने उसके ऊपर साइन ना करने के कारण हमारे तमाम सफाई कर्मचारी जो एनजीओ वर्कर्स हैं उनकी सैलरी नहीं हो पाई है। हम इस चीज की कड़ी निंदा करते हैं और हम एडमिनिस्ट्रेशन से यह अपील करते हैं कि जिस तरीके से यह चीफ अकाउंट अफसर ने धांधली मचाई हुई है, तमाम सफाई कर्मचारियों के जो बिल है उनको रोका जा रहा है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और साथ ही साथ हमारे कई बार सफाई कर्मचारियों के बिलों को रोका जाता है, जैसा कि जो अपने ऑफिस में जो काम करने वाले जो क्लर्क है, जो एनजीओ वर्कर्स, जिस तरीके से जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, पीएन है, उन सभी की सैलरी जो है वो पिछले 1 हफ्ता पहले निकाल दी गई है। लेकिन सफाई कर्मचारियों की सैलरी को सिर्फ रोका गया है। आने वाले दिनों में अगर यह सैलरी हमारी आज के आज रिलीज नहीं हुई तो कल से तमाम सफाई कर्मचारी जो है वो काम छोड़ हड़ताल पर चला जाएगा। इसकी की सारी जो जिम्मेवारी है वो चीफ अकाउंट अफसर की रहेगी। उसके साथ साथ हमारी और भी काफी सारी डिमांडें हैं। जिस तरीके से कोविड का कहर बरस रहा है, लेकिन हमारे तमाम सफाई कर्मचारियों को 2 टाइम की ड्यूटी का जो इन लोगों ने अटेंडेंस रखी गई है, क्योंकि हमारे सफाई कर्मचारी भी कुछ पॉजिटिव हो चुके हैं। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करता हूँ कि सफाई कर्मचारियों की जो अटेंडेंस का टाइम है वो 1 टाइम का रखा जाए, ताकि ये लोग अपना काम खत्म करने के बाद अपने घरों में बड़े इत्मीनान से अपने घरों में वो पहुंच पाए। उसके साथ साथ 2.5 डेज की सैलरी ये भी हमारे चीफ अकाउंट अफसर ने रोक रखी है। और उसके साथ साथ हमारे इंस्टीट्यूट प्रमोशन के जो बिल्स थे उसको भी रोक रखा है, और चाइल्ड अलाउंसेस जो हमारे सफाई कर्मचारियों को मिलते हैं वो भी रोक रखे हैं। लेकिन ये तमाम जितनी भी डिमांड थी वो हमारी चीफ अकाउंट अफसर के लिए थी। लेकिन चीफ साहब ने आज तक पिछले 2.5 साल से जो जब से ये बैठे हैं तब से हमारी जितने भी सफाई कर्मचारियों को जो बिल्स आते हैं उनको रोक देते हैं। इसीलिए हम इस चीज की कड़ी निंदा करते हैं और चीफ अकाउंट अफसर से ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द आज के आज ही जो सफाई कर्मचारी की सैलरी जो है उसको रिलीज किया जाए। खोलो। एक शख्स देने वाला था, राजौरी हॉस्पिटल में एडमिट था, तो वहाँ इसकी डेथ हो गई और कोरोना पॉजिटिव आ गया। इसको SOP के तहत आज यहाँ इस वक्त दफना दिया।
आपके चैनल के वसाफ़त से लोगों को यही गुजारिश करना चाहेंगे कि जो हदायत SOP की हैं उन पर अमल किया जाए, डिस्टेंस को फॉलो किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहा जाए, भीड़ भाड़ वाली जगह में ना जाया जाए और कोई भी फंक्शन किया ही ना जाए। अगर हो तो कोई फंक्शन तो उसको। नमस्कार, मैं हूं न्यूज़ रिपोर्टर प्रीति शर्मा। अभी आपसे बात कर रही हूं, बताना चाहती हूं कि अभी जहां पे एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है एक्सीडेंट हुआ है सांबा न्यू बस स्टैंड में, जिसमें जिसमें 5 जो है पर्सन है, जिसमें 3 फीमेल और 2 जो है मेल है। एक्सीडेंट का जो है बहुत ही भयानक तरीके से जो है एक्सीडेंट किया गया है और जो पीछे से एक ट्राले द्वारा जो है टक्कर की गई। और बताना चाहते हैं जे पीछे से बड़ी ब्राह्मणा से बिलोंग करती हैं और किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए जे जहाँ पे पहुँचे थे रखा में, और जहाँ पे इनका बहुत ही भयानक जो है एक्सीडेंट हो चुका है। और एक्सीडेंट होने के बावजूद इनको जो है सांबा में जो हॉस्पिटल में जो है इनको जो है शिफ्ट किया गया है और अभी जो है इनकी कुछ फाइल वगैरह जो है दर्ज कर दी गई है और जो भी मतलब कि पर्सन है उनको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया है। और आप गाड़ी और वीडियो के आप देख सकते हैं, वीडियो के माध्यम और मैंने कुछ इमेज डाली हुई है उसके माध्यम से देख सकते हैं कि इस गाड़ी की कितनी हालत जो है खस्ता है। और जो भी हमारे जो चैनल के जरिए जो देख रहे हैं उनको पहचान आ जाएगी कि जे कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो आगे की अपडेट जारी। जैसे कि आपको मालूम है यहाँ पर जो वैक्सीनेशन का ड्राइव स्टार्ट हो गया, अभी तक हमने ऑलमोस्ट 66,000 जो वैक्सीन है वो ऑलरेडी की है। तो मेरी गुजारिश ये है लोगों से कि ये वैक्सीन जो है ये सेफ़ है, इससे कोई ख़तरा नहीं और अभी तक कोई रिपोर्ट ऐसा नहीं हुआ कि अनटूवर्ड कुछ इम्यूनाइजेशन एडवर्स इवेंट्स कुछ हुए। सो सब लोगों को गुजारिश है कि वो आएँ और ये जो वैक्सीन है इसके 2 डोज ले लें। और ये पाया गया है कि जिसने भी वैक्सीन किया है अभी तक उसमें से 0.01% जो है उनको कोविड हुआ है, बट वो जिनको कोविड हुआ है वो बिल्कुल सेफ़ है और रिकवर उन्होंने जल्दी किया क्योंकि उनका इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो रहा है। तो ये वैक्सीन जो है हम 45 अबव ईयर से कर रहे हैं, लेकिन अब फ्रॉम 1 मई से हम 18 साल से लेकर आगे सबको ये वैक्सीन फ्री कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये हर एक ये वैक्सीन कर लें और इस बीमारी से निजात पाएं। CSC कटरा की अगर बात करेंगे तो कोविड के लेके हमारे पास 20 बेड्स हैं जो ऑक्सीजन के लिए तैयार किए गए हैं। तो इसमें हाई फ्लो ऑक्सीजन के लिए हमारे पास 5 बेड हैं जो हाई फ्लो ऑक्सीजन के लिए दिए गए हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं हमारे पास 5 से 6 पेशेंट होंगे जो अंडर ट्रीटमेंट हैं जिनको ऑक्सीजन चल रही है। तो इस वक्त जो ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे पास ठीक है, पर्याप्त मात्रा में है एज पर अवर लेवल। जो हमारा CSC का लेवल है उसके मुताबिक हमारे पास ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है। अगर कोविड के टेस्टिंग की बात की जाए तो इस वक्त हमारे पास 5 काउंटर्स जो हैं वो चल रहे हैं कोविड टेस्टिंग के लिए। तो इसके अलावा जो यात्रा के लिए 3 काउंटर्स चल रहे हैं। तो कुल मिला के हमारे पास 8 काउंटर्स हैं जो टेस्टिंग के काउंटर्स हैं। तो एक रेलवे स्टेशन पे है, एक हमारा दक्षिणी DOD पे है, एक हमारा हेलीपैड पे है। तो इसके अलावा हमारा CSC कटरा में जो लोकल लोगों के लिए किया जा रहा है, वो लोकल लोगों के लिए वार्ड वाइज जो टेस्टिंग है वो हो रही है। इसके लिए हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल में एक कैंप लगा हुआ है, बस स्टैंड नंबर 1 पे एक कैंप लगा हुआ है, दक्षिणी DOD में लगा हुआ है। इसके अलावा हमारा योग आश्रम में लगा हुआ है। तो ये हमारे कुल मिला के 8 जो स्टेशन है उनसे हमारा टेस्टिंग सेंटर्स चल रहे हैं। यात्री उमूमन जो है वो एसिम्टोमेटिक है, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक प्रोटोकॉल है, उनको एक सेपरेट कैब में उनको वापस किया जाता है उनके डेस्टिनेशन में। ये जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ये सैनिटाइजेशन को लेकर के रखी है। पहले तो मैं आप सबका जहाँ थैंक्स करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोग आए और इस बात को ये पूरे शहर
में पहुंचाओगे आप लोगों तक। सबसे पहली बात यह है कि आज जैसे सबको पता है कि जो कोरोना की जो डिजीज़ हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं, क्योंकि इस प्रकार से जो बढ़ रहा है कि हमारे हॉस्पिटलों के अंदर इतना रस पड़ गया है कि वहाँ पे जगह नहीं है बेड की, और ऐसे ही पूरे मुल्क के अंदर एक बार फिर इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो हम ये डिमांड करते हैं कि जब पिछले साल मार्च महीने में इसकी शुरुआत हुई थी और ये हमारे यहाँ ये आया था, और शुरू में आप लोगों को सबको पता है कि जब एक कोई पेशेंट होता था किसी वार्ड के अंदर और वो पूरी वार्ड को सील कर दिया जाता था और वहाँ पूरी सैनिटाइजेशन शुरू हो जाती थी, और पूरे शहर के अंदर तब ये शुरू किया सैनिटाइजेशन का काम। मशीनें लाई गई, पंप लाए गए जो पेट्रोल पंप के साथ चलते थे, कोई मशीनें थी जो वो हैंड के साथ जो हमारे सफाई कर्मचारी थे उनको दे करके हम हर गली में इसकी जो है वो सैनिटाइज करवाते थे। ऐसे ही कोई मशीनें लाई गई, बॉम्बे से मशीनें आई, सेटिस्फैक्शन भी होगी कि हमारे इलाके में सफाई हो रही है, सैनिटाइजेशन हो रही है, ये हर गली हर बाज़ार में होनी चाहिए, और इसीलिए हमने आज यहाँ पे रखा है। और इसके अलावा आप देखें पिछले साल मास्क दिए गए थे सफाई कर्मचारियों को, सैनिटाइज़र दिए गए थे, आज तक वो भी इशू नहीं हुए। जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको ये सैनिटाइज़र और मास्क दिए जाने चाहिए। और जो सैनिटाइज़र की बड़ी बॉटल थी वो कारपोरेटर्स को इशू की गई थी पिछली बार, जो उनको भी दी गई थी। मैं कहता हूँ उनको दो या ना दो, लेकिन जो सफाई कर्मचारी हमारे जम्मू शहर के अंदर काम कर रहे हैं इनको टाइम टू टाइम मास्क और सैनिटाइज़र मिलने चाहिए, ताकि ये इससे बच सकें। और जो हमारा इन्हीं के ऊपर है सारे शहर की जो सफाई इन्होंने रखी हुई है। मैं फिर कहूँगा हमारे मेयर साहब जो हैं ये इस चीज़ को गंभीरता से लें और दोबारा शहर के अंदर सैनिटाइजेशन जो है हर वार्ड के अंदर। वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਜੋ ਕਿ 1 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੀ प्रोग्राम होते हैं मीडिया राही संगत तक पहुँचाते हैं, असीं इन्हां दे धन्नवादी हाँ। अज का मेन विशा जो 1 मई नूं धन धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का पावन प्रकाश दिहाड़ा जो कि गुरु नानक नाम लेवा सिख चाहे देशों च है चाहे विदेशों च है बड़ी श्रद्धा ते भावना नाल मना रहा है। उस संबंध विच सरकार वालों डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक प्रपोजल आया सी कि ये प्रोग्राम असी बड़े पद्धर ते मनाना है, सरकार तुहाड़ा सहयोग करेगी, सानू प्रपोजल दिता जाए इस दे विच की कीता जा सकता है। असी सरकार नू पूरा प्रपोजल बना के करीबन 20-25 दिन पहला दिता सी, जिस दे विच सरकार ने बड़े पद्धर ते इस प्रोग्राम नू करन दी गुरुद्वारा साहिब विच प्रोग्राम करन। इत्थे दा जो प्रोग्राम है 1 मई 2021 नू सवेरे 10 बजे तो लैके 1 बजे तक किया जाएगा। जो प्रोग्राम 10 तो लैके शाम 5 बजे तक किया जाना सी उसनू शार्ट करके कोविड-19 की वजह करके असी इसनू 10 बजे तो लैके 1 बजे तक करांगे, जिस दे विच प्रसिद्ध रागी जथे प्रचारक भाग लैणगे। और सरबत संगतां नू ये बेनती है कोविड-19 नू मद्देनज़र रखते हुए अपनी अपनी जान का भी ध्यान रखन, संगतां दा भी जान का ध्यान रखन ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ जितनी भी संगत आवे वो सैनिटाइज करके अंदर आवे, मास्क पा के आवे, अगे अते सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। उपरंत गुरु का लंगर भी बरतेगा, लेकिन विशेष जो सरकार वालों सानू हिदायतां दित्तियां गईयां ने असी उसका पुरजोर पालन। मैं ये कहना चाहता हूँ यदि आप मुझे सहमत हो तो क्यों ना कहीं आज के दोनों मुद्दे जो थे हमारे दोनों विषय जो थे वो आपस में जोड़ दिए जाए। यदि शिक्षा का अधिकार सबको मिल जाए और शिक्षा में जरूरी कर दिया जाए बच्चों को ज्यादा जानकारी किताबों के माध्यम से दी जाए तो वो इस उम्र तक आते आते अपने आप को समाज को पूरी तरह से अवेयर कर लेंगे। क्या मुझे सहमत है? जी
इट इज राइटली सेड कि नॉलेज आपने को कोर्स ऑफ एक्शन प्लान अच्छे से नहीं कर सकता है। अब मैंने स्टूडेंट कॉलेज के जितने भी यहाँ पर स्कूल के बच्चे हैं दे ऑल आर वेरी हार्ड वेरी वेल, तो उनको ये पता होता है कि जब तक वो इस चीज़ की नॉलेज गलत है कौन सी कर सकते हैं तब तक वो कोई चीज़ को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। एंड जो हमारे यहाँ पर दूसरा टॉपिक उसी के साथ जुड़ा हुआ है जी बिल्कुल फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल दी चिल्ड्रन एंड जो उसका एक पर्टिकुलर एज डिफाइन है 14 ईयर्स तक वो एलिमेंट्री जो एजुकेशन होती है वहाँ तक की वो एज डिफाइन की बिल्कुल। ये हमारे ये फंडामेंटल राइट्स में ये जो राइट्स है ये सब उन स्टूडेंट्स का है। अच्छा मैं दूसरों को शिक्षा देने में आप जानते हैं, मेरी बात को सुन पा रहे हैं आप? जी है जो सक्षम है कि वो उन बच्चों की मदद कर सकते हैं फ्री एजुकेशन को अवेल करने में, तो उनसे मैं यही एस्पेक्ट से इसके ऊपर बात करना चाहूँगी कि ना केवल बच्चे की एजुकेशन बट उसकी मदर की एजुकेशन भी जो है वो साइकोलॉजिकली बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट और उसकी साइकोलॉजिकल वेलबींग, जैसे कि बोला जाता है कि उसकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल, सोशल, हर तरीके से बच्चे की जो हेल्थ है वो अफेक्ट होती है। अगर उसकी मदर पढ़ी लिखी है तो इसलिए मदर का एजुकेट होना भी बहुत ज़्यादा बच्चे के साथ साथ जरूरी है। और जैसे कि हमारी चाइल्ड मैरिज है ऑफ कोर्स इसका बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट होता है। ये क्यों नहीं करवानी चाहिए, ये इसलिए नहीं करवानी चाहिए क्योंकि इसका बच्ची की मेंटल हेल्थ के ऊपर, बच्चे के मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर तो सब बात करते हैं बट इसके जो मेंटल इलनेसेस जो इसके एसोसिएटेड हैं मुझे लगता है कि वो ओवरलुक किए जाते हैं और हमारी जो गवर्नमेंट है उसको और ज़्यादा प्रोग्राम्स और पॉलिसीज इसके ऊपर भी बनाने चाहिए। तो सबसे पहला जो साइकोलॉजिकल पूरा प्रभाव अर्ली मैरिज का मैं बोलूँगी वो होता है एंजाइटी एंड डिप्रेशन। एंजाइटी इसलिए जो हमने वेबिनार रखा है, चूँकि ये मेरा फर्स्ट वेबिनार है एज सेक्रेटरी लेवल डलसा उधमपुर के थ्रू, मैंने अंडर द गाइडेंस ऑफ चेयरमैन प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उधमपुर के माध्यम से ये प्रोग्राम का आयोजन किया है। और मेरा जो है ये वेबिनार का मकसद यही था क्योंकि स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं तो हम लोग बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और मैंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स के टीचर्स से मिलकर उनकी एसोसिएशन के थ्रू जो है उन बच्चों के साथ जो है हमने तालमेल किया है नेट के थ्रू, और हम उन्हें ये कैंपेन इस एक्ट जो चाइल्ड मैरिज एक्ट के थ्रू हमारे काफ़ी एक्सपर्ट रिसोर्स पर्सन्स हैं जिसमें हमने साइकोलॉजिस्ट भी रखे हैं और कुछ बच्चे स्टूडेंट्स रखे हैं। नेशनल इंटरनेशनल डिबेटर अंकिता शर्मा है जो पब्लिक स्पीकर ऑफ इंडिया है, उसको भी रखा है। खैर अभी वो ऑनलाइन नहीं जुड़ी हैं बिकॉज उनकी एक ऑनलाइन क्लास चल रही है। और हमने कुछ स्टूडेंट्स भी रखे हैं जो उन्हें अवेयर करवाएं कि बाल विवाह जो है निषेध है, इट्स ए वेरी बिग ऑफेंस। अगर कोई भी बाल विवाह की चपेट में आता है तो उसे कहाँ, किस टाइम पे और कहाँ रिपोर्ट करना है। मैं यही कहती हूँ कि अगर आपको कहीं लगता है बाल विवाह में कोई चपेट में आ रहा है तो इमीडिएटली आप पुलिस स्टेशन में जो है उसकी रिपोर्ट करें। आप टेलीकॉम के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू जो है कंप्लेंट दायर कर सकते हैं और इसका पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। और फ्री एजुकेशन के लिए मैं यही बोलूँगी पब्लिक से, ये मेरा मैसेज रहेगा जनरल पब्लिक के लिए कि हमें जो है बच्चों का विकास करना है, बच्चों को पढ़ाना है, फ्री एजुकेशन दिलानी है, उन्हें अवगत कराना है, उन्हें अवेयर करना है कि किस तरीके से जो है आप फ्री एजुकेशन ले सकते हो ताकि बच्चे जो है लेबर चाइल्ड जो है उससे बच सकें। परेशानी है एक्चुअली। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कल से ये सब सेंटर जखैनी में शुरू किया गया था वैक्सीनेशन का काम, पर यहाँ अभी तक डॉक्टर का स्टाफ नहीं पहुँचा है। कल से एक डॉक्टर को उठाया गया है, आज दूसरे डॉक्टर को उठाया गया है, लेकिन यहाँ पे अभी तक किसी को ये नहीं कहा गया है कि वैक्सीन किसने करनी है और कैसे करनी है। और यहाँ एक तो ये है कि दूसरे डॉक्टर की बहुत कमी आ रही है यहाँ पे। यहाँ के डॉक्टरों को उठाकर दूसरी जगह अटैच किया जा रहा है। यहाँ कोई भी वेल ट्रेन डॉक्टर नहीं है और ना ही वैक्सीन की जा रही है। अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, अभी 11 बजने लगे हैं, 10 बजे का टाइम था, कल भी 12 बजे शुरू की थी। और जो यहाँ के डॉक्टर थे, जो यहाँ लोगों को जानते थे, जो लोगों को अवेयर करते थे कि आप वैक्सीन करवाएं, उन्हें यहाँ से उठाकर कहीं और अटैच किया गया है। उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है, लोगों में डर भी है, नए लोगों से लोग वैक्सीन नहीं करवा रहे हैं नए डॉक्टरों से। तो इसीलिए हम ये कह रहे थे कि यहाँ अभी तक कोई सुविधा भी नहीं है। जहाँ पे ये सब सेंटर में बनाया गया था यहाँ पे ना पानी है, ना बैठने की जगह है लोगों के लिए,
और ना ही अभी तक इनका स्टाफ यहाँ पहुँचा है। मैं BMO साहब को भी फ़ोन कर चुका हूँ अभी 2-3 बार, यहाँ उनका अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। तो लोगों के साथ ये तो एक तरह से मजाक किया जा रहा है कि हाँ आप लोग वैक्सीन करवाएं। यहाँ करवाएंगे, किससे करवाएंगे लोग? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हम तो ये डिमांड कर रहे हैं कि अगर 1-2 दिन के लिए हमारे यहाँ से डॉक्टरों को उठाया गया है, ठीक है, हम 1-2 दिन वेट कर लेते हैं, उसके बाद तो फ्राइडे तक तो यहाँ पे अच्छी तरह से वैक्सीनेशन का काम करवाया जाए। उन डॉक्टरों को वापस यहाँ लाया जाए, जो यहाँ पे अटैच किए हैं उन्हें वहाँ ले जाएं। देखिए आकाश जी, पिछले 5 दिन से गाड़ियाँ बंद हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ने हमसे अभी तक कोई बात नहीं की है कि गाड़ियाँ बंद है, क्यों बंद है। क्योंकि इन्होंने जो एक ऑर्डर निकाला था कि 50% सिटी कैपेसिटी पे गाड़ियाँ चलेंगी, तो उससे गाड़ी का तेल भी पूरा नहीं होता है। तो हमने गाड़ियाँ कोई हड़ताल या कोई एक चैलेंज या उसकी वजह से हमने गाड़ियाँ बंद नहीं की। ये एक मजबूरी थी कि गाड़ी का तेल भी पूरा नहीं होता था। कल भी हमारे ऑफिस में मीटिंग हुई थी, तो सबका यही फैसला कि हम गाड़ी चला ही नहीं सकते क्योंकि गाड़ी का तेल भी नहीं पूरा हो रहा। तो मैं फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपकी उधमपुर की जनता खज्जल हो रही है, आप इस जनता के रखवाले हैं, आप डिप्टी कमिश्नर हैं, SSP हैं, आप इस उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की जनता के लिए आपको यहाँ पर बैठाया गया है। आप हालत ग्राउंड रिपोर्ट से आप लीजिए, रिपोर्ट लीजिए कि आपकी जनता की क्या हालत है। जहाँ पर ये 10 रुपये किराया देते हैं, आज यहाँ पर 200 दे रहे हैं। आज रामनगर से देखिए टेम्पो टोटल फुल वर्क कर रहा है, जहाँ पर ये 40 रुपये किराया दे रहे थे, आज ये 200 रुपये लोग किराया दे कर रहे हैं। वो तंग कौन है? हरासमेंट किसको हो रही है? पब्लिक को हो रही है। अगर टेम्पो 12 सीटर पास है, वो 12 सीटर लेके आ रहा है। अगर बस जो है 40 सीटर पास है, हम कह रहे हैं 30 बंदे आने दो और किराया हम वही लेंगे जो हमारा है, लेकिन गवर्नमेंट मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि पब्लिक बाप की बहुत खज्जल हो रही है, आपके लोग बहुत परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे गर्मी के अंदर पैदल रोडों पे चल रहे हैं। तो हमारी DC मैम से यही रिक्वेस्ट है, SSP मैम से यही रिक्वेस्ट है कि आप ग्राउंड में पता कीजिए कि आपकी पब्लिक की क्या हालत है। हमारी तो जो हालत कर दी है गवर्नमेंट ने पिछले कोरोना के अंदर, और आज जो हमारी हालत की है वो तो हम उठ ही नहीं पाएंगे। लेकिन आप अपनी पब्लिक को भी देख लीजिए आपकी आज की पब्लिक की क्या हालत है। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि कल से शायद टैंकर यूनियन जो है हमारे समर्थन में आ रही है, तो शायद कल से टैंकर भी बंद होंगे। तो अब कोई ना कोई हल निकलेगा। हम तो कहते हैं जितने जल्दी हल निकले तो लोगों को राहत मिले। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द मसला हल करे, ताकि जो लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, 1000 रुपये किराया देना पड़ रहा है, कोई 500 दे रहा है, कोई 700 दे रहा है, कोई 800 दे रहा है, ये सब जो लूट घसूट आज इस टाइम जो चल रही है, ये सब बंद होनी चाहिए। और इस टाइम ये 4-5 दिन के अंदर जितनी लूट घसूट उधमपुर के अंदर हुई, इतनी हमने कहीं नहीं देखी। इतने नाके पुलिस के नाके लगे हैं, रौंद मिल में पुलिस चौकी है, यहाँ पर जखैनी में इनका पुलिस नाका है। कौन चेक कर रहा है कि कितने लोग आ रहे हैं, कितनी गाड़ियाँ बैठ रही है? कोई देख है ही नहीं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, अगर हम पर जो कानून लागू तो सब पे लागू किया जाए, ताकि जो कोरोना से सब राहत पाएँ। और जल्द से जल्द जो है हमारी जो सीटिंग कैपेसिटी अगर आपने 50 रखनी तो हमारा किराया बढ़ाया जाए, नहीं तो हमें सीटें चलने का इजाज़त दें, ताकि हमारी गाड़ी रोड पे चले और हमारे बच्चों का रोजी रोटी का रोज़गार चल सके। शुक्रिया। फेसबुक पर डालना, फेसबुक पर डालना। आज के दिन पे यही कहेंगे कि हनुमान जी की कृपा तो सब पे बनी रहे। हनुमान जी जो हैं संकट मोचन है, तो सबके संकट कटे। कोरोना की जो मारामारी है, इसके सबको छुटकारा मिले। देख रहे हैं आज हम सेकंड फेज में, आज हमारी जो कोशिश है लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हम आज बस स्टैंड पे आए हैं। बस स्टैंड में जितने हमारे ड्राइवर के अंडर जो तबका है हमारा सारा, जितने हमारे भाई हैं, मैं इनको आज अवेयर कर रहा हूँ। यहाँ मास्क और सैनिटाइज डिस्ट्रीब्यूट किए मैंने, और मैंने इनको बोला जब भी आप बाहर से कहीं से आते हैं, चाहे पैसेंजर लेके आते हैं, उनको अवेयर करें गाड़ी में, और गाड़ी में सैनिटाइजर रखें। जो भी आप गाड़ी में बैठता है कम से कम सवारी बिठाएं और उनको सैनिटाइज करें, उनको मास्क के लिए बोलें। जो भी आपके बाहर से बैठ के आते हैं पैसेंजर, तो उसी के साथ मेरी कोशिश आगे भी रहेगी कि जितने भी हमारे फर्स्ट फेज में अब ये करें, सेकंड फेज में हमारी होगी कि जो हमारे दुकानदार भाई हैं हम उनको भी सैनिटाइज और मास्क डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और साथ ही मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ
कि जितने भी जो हमारे ट्रैक मेंबर हैं इनको मैंने बोला भी है, आप जो भी हमारे डीसी साहब जो हमारे जिला इंतजामिया जी को गाइडलाइन है उनको फॉलो करें। SOP जो हमारी गवर्नमेंट जो जारी करती है उसको फॉलो करें। उसके मद्देनज़र आपने सवारियाँ बिठानी है, उतनी पैसेंजर बिठाने हैं और सभी को अवेयर करना। जहाँ से भी गाँव से आप आते हैं उनको अवेयर करें। और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ जितने हमारे गाँव से भाई बहन और बुजुर्ग आते हैं, मैं उनसे यही अपील करूँगा कि जब भी आप घर से आएँ, आपको अगर इमरजेंसी है, घर से एक ही आदमी आए और खासकर जो बच्चे साथ लाते हैं बच्चे साथ ना लाएं। अगर आपको मेडिकल किसी चीज़ की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तभी आप बच्चों को साथ लाएं, अदरवाइज बच्चों को साथ ना लाएं। और साथ ही मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मेरी कोशिश है कि आगे कि जल्द से जल्द मैं सेंटर जो ऑक्सीजन सेंटर है वो ही प्रोवाइड करूँगा। मेरी आगे कोशिश है कि अगर मेरे वार्ड के लोगों को या मेरे शहर के लोगों को और किसी को सिलेंडर ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। मेरी कोशिश वो भी जारी है। और आज आपके माध्यम से एक बार फिर मैं जो कोलैबोरेशन विद ART और जोरी उनके साथ हमने आज जो है यहाँ पे जो मास्क और सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, मैं ART और जोरी शर्मा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं इसी के आपके साथ एक और बात कहना चाहता हूँ, जिस तरह ARTO साहब बाहर आए हैं, उन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेशन की, आज उसी तरीके बाकी के जितने ऑफिसर हैं हमारे जिला इंतजामिया में बैठे हुए, सबको बाहर आना चाहिए। ये नेचुरल डिजास्टर है, ये सबको बाहर आना चाहिए और हमें सबको अकेला नहीं समझना चाहिए। हम सब साथ लड़ के इकट्ठे होके हमने इस लड़ाई को लड़ना हो और जीतना भी है। थैंक यू। ये लगेट मोड़ का एरिया है, तो इधर लगी थी आग। तो नुकसान का हम कुछ अभी बता नहीं सकते हैं, वो तो बाद में देखेंगे। बाकी काफ़ी जगह कवर कर लिया था, नीचे गेहूँ थी खड़ी जो इसको भी बुझा लिया गया है। बाकी रोड साइड आग थी बहुत, उधर नर्सरी में फॉरेस्ट एरिया में, उधर भी थोड़ी कंट्रोल कर दिया सारा। इधर ये तूड़ी का था इसको भी हमने कर दिया। ये नीचे कणक दिखाई दे रही है सामने इधर, तो जी इसको भी हमने बुझा लिया थोड़ा। बाकी थी और बाजार में थोड़ी परेशानी होती है हमें गाड़ी चलाने की। बाजार में वही गाड़ियाँ लगाकर लोग बाजार में चले जाते हैं, रास्ते में गाड़ियाँ खड़ी करके तो लोग चले जाते हैं बाजार में। हमें उधर आज उधर कम से कम भी 5-7 मिनट उधर हमें रुकना पड़ा उधर, और हमने उधर दिखारा ग्राउंड से फिर गाड़ी मोड़ते फिर हम उधर चल आए। लोगों को यही होना चाहिए कि फायर ब्रिगेड के लिए रास्ता छोड़ दें, बाकी ठीक है। और क्या है, गाड़ी लगानी है कहीं साइड पर लगाओ, कहीं पार्किंग में लगाओ, वो लगाते हैं वो उधर आगे लगा कर चले जाते हैं उधर। आज हमारे 5-7 में उधर हो गए, अगर कहीं मकान को आग होती है या कुछ होती फिर परेशानी हो जाती है। ये कि फायर सर्विस जब भी आता है तो रास्ता देना चाहिए, गाड़ियाँ साइड पर रखनी चाहिए, तो यही होना चाहिए। और क्या बस रास्ते की जो आग जो लगी है तो हमें उधर बाजार में थोड़ी परेशानी हो जाती है निकलने में। तो उस वक्त तक आने तक लोग हैं जो अपना ये इकट्ठे होकर साहब जहाँ भी आग होगी जाऊँगे चांबे वगैरह लेकर उसको कवर करना चाहिए, थोड़ा साथ देना चाहिए जब तक हम नहीं पहुँचेंगे। जब हम पहुँचेंगे तो फिर तो हम तो कर लेते हैं कवर। चूँकि कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, सेकंड वेव जो है वो रूज पे है। हमारे जो ज़िला बांडीपोरा में भी बहुत सारे केस पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसलिए मेरा लोगों से यही गुजारिश है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको अपनाइए। इसमें मास्क, कंटिन्यूसली मास्क पहनना है, जो बिला ज़रूरी घर से बाहर नहीं निकलना है, जो भी गैदरिंग्स है वो अवॉइड करनी है, जो सोशल और फिज़िकल डिस्टेंसिंग है उस पर अमल करना है। और तो और जो अपने किसी भी आदमी को कोई भी सिम्टम लगे वो हमारे किसी भी सेंटर में आके अपना टेस्ट कराएगा। हमारा ये इसमें ज़रूरी है, जब तक लोग इसमें ताउन नहीं देगा तब तक हम इसमें कामयाब नहीं हो जाएंगे। इसके साथ साथ ये भी है कि दूसरा जो इसका है वैक्सीनेशन और वैक्सीन बिल्कुल फ्री दस्तियाब है हमारे हर किसी हेल्थ सेंटर में। अभी तक 1 मई तक जो 45 उम्र से ज़्यादा लोग हैं उनको वैक्सीन मिलेगा, तो 1 मई के बाद 18 साल की उम्र के लोगों को भी वैक्सीन मिलेगा।
इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि सब लोगों से यही गुजारिश है वो आए और वैक्सीन करें। अगर आप बांडीपोरा की सूरत हाल देखेंगे तो पिछले दिनों में बहुत सारे केसेस पॉजिटिव आ गए हैं, बहुत सारे हम टेस्ट भी करते हैं तो पॉजिटिव केस आना शुरू हो गए हैं। तो इसलिए ये जो हमने हिदायत दी इन पर अमल करना है, जो भी जो भी इसमें ये कोड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उस पर अमल करना है और वैक्सीनेशन से छूटना नहीं है। वैक्सीनेशन से छूटना मतलब हो गया अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी और अपने लोगों को भी खतरे में डालना। साथ में मेरी लोगों से ये भी गुजारिश है कि जो अफवाहें हैं कि ये वैक्सीन सेफ नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम होती है, ये बिल्कुल गलत है। ये वैक्सीन हमारी बांडीपोरा में 60,000 लोगों ने किया है और पूरी यूटी में 3-4 लाख लोगों ने किया है। तो किसी को कोई मेजर जो है AFI नहीं हुआ है। माइनर थोड़ा कहीं फीवर या सर दर्द या किसी जिस्म में दर्द होता है या जहाँ इंजेक्शन लगाते हैं थोड़ी सी सूजन होती है, वो किसी भी वैक्सीन या किसी भी इंजेक्शन से हो सकता है। ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, इसमें ऐसा कोई अफवाहों पे जाना नहीं है, वैक्सीन लगाना है।